हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो अभी तक हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। कहने का मतलब ये हमने इससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में भी हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसके बाद में इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की अब यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो इंटीग्रेशन की क्या जो एप्लीकेशन है, कई अलग अलग फील्ड में एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम एक टाइप की एप्लीकेशन की बात करेंगे। एक टाइप की का मतलब ये हुआ कि जो बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड एरिया किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में समझेंगे। फिर से और एक बार, बाउंडेड एरिया का मतलब क्या है। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का कुछ न कुछ एक रेडियस होगा या इसकी एक इक्वेशन होगी, और इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, या सॉरी सर्कल का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जो सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है और इसका एरिया निकाल लेंगे। भाई रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एरिया निकालना है तो स्क्वायर का ये है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर। इसी टाइप से अगर मान लिया जाए कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम बात ऐसी कर रहे हैं कि किसी भी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल का एरिया निकालना, हमें सरफेस एरिया निकालना है या एरिया निकालना है, तो मेंसुरेशन के फार्मूले हमने पढ़े थे 9th 8th क्लास से ही पढ़ना चालू कर दिया था। 8th 9th 10th में हमने फार्मूले पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन कई सारी हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लमें होती है कि जिसका एरिया निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, एक फिगर है और इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब एक बड़ी एक समस्या हो गई। भाई ऐसा तो कोई भी फार्मूला या ऐसी कोई डायग्राम हम जानते ही नहीं है कि जिसका हम एरिया निकाल सके। तो फिर ऐसे केस में क्या किया जाए, तो जो जनरल लोग करते हैं, जो सामान्य लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि इसमें क्या कुछ वो बना दिए जाएंगे कि कुछ रेक्टेंगल बना दिए जाएंगे। देखिए एक यहाँ पर क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। इसी टाइप से और एक आध रेक्टेंगल बना देते, ये एक रेक्टेंगल फिर बना दिया हमने, फिर एक ट्रायंगल बना दिया, मान लिया जाए इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग डायग्राम, ये यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, मान लिया जाए इस टाइप से एक सर्कल बना दिया, और यहाँ पर फिर एक रेक्टेंगल बना दिया हमने, इस टाइप से एक रेक्टेंगल फिर बना दिया। और ऐसे क्या करेंगे, हम कुछ डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन गया, और इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इस सर्कल का निकालेंगे यार। रेक्टेंगल स्क्वायर, कहीं पर स्क्वायर बना, कहीं पर ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल और इसके फार्मूले अप्लाई करेंगे और एरिया सबको प्लस करेंगे और एरिया फाइंड हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि जो हमने यहाँ पर जो मेथड अप्लाई की है, तो क्या सही आंसर होगा, ये एक्यूरेट आंसर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्यूरेट आंसर नहीं है। कैसे नहीं है, आपने जब यहाँ पर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की तो ये वाला एरिया छूट गया, यहाँ पर सर्कल बनाने की कोशिश की तो सर्कल में ये यहाँ पर कुछ एरिया छूट गया, है ना। ट्रायंगल बनाने की कोशिश की तो ये वाला एरिया छूट गया। तो ऐसा बहुत सारे इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं कि जो इसका कहीं ना कहीं एरिया निकालने में मतलब यानी एक्यूरेट नहीं है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से इसके एरिया बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं और एक्यूरेट निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्यूरेट कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है, एक्यूरेट कैसे निकाले जाएंगे। तो हमें ये बोला जाएगा कि आप एरिया निकालिए। किसका एरिया निकालिए, मान लिया जाए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक कर्व है 4ax, एक कर्व है, और हमें इसमें ये भी बोल दिया जाए कि x इक्वल टू 0 से या x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 4 के बीच में, ये तीनों से जो बाउंडेड एरिया है, ये वाला बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब बाउंडेड एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास में क्या एक पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक पैराबोला बना देता हूँ, एक पैराबोला इस प्रकार से पैराबोला बना दिया। अब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 तक बोला है, तो मान लिया जाए कि x की वैल्यू 2 है यहाँ से, और x की वैल्यू कहाँ तक है, 4 तक, ये यहाँ तक, ठीक है। तो तीनों से जो बाउंडेड एरिया है, देखिए इससे और इससे और इस लाइन से, इससे बाउंडेड एरिया कौन सा है, एक तो ये वाला है, ये वाला बाउंडेड एरिया इससे बना है।
तो इसका और इसका एरिया हमें फाइंड करना है। और आप देखते हैं कि मेंसुरेशन से इसका एरिया निकालना तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक कर्व है, सीधी सीधी लाइन नहीं है। तो इसका एरिया हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, तो उसी बात को हमें इस इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में समझना है। अब इस चैप्टर को पढ़ने में हमें क्या कठिनाई होगी, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर ले और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा इस पर डिस्कशन कर ले। सबसे पहले तो आपको ये कहा जाएगा इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमें क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, एक ये क्वेश्चन ही बन गया। ये फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व या पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। ये तीनों से जो बाउंडेड एरिया है वो वाला एरिया हमें फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चैलेंज क्या है यहाँ पर? चैलेंज हमारे पास में ये रहेगा कि ये जो कर्व है, इस कर्व का आपको ट्रेस करते आना चाहिए कि ये कौन सा कर्व किस प्रकार से उसका डायग्राम यहाँ पर बन सकता है। और पता लगा कि अगर हम कर्व को अगर ट्रेस ही नहीं कर पाए, तो ट्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भूल जाइए। कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक जो कर्व है उसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कर्व किस प्रकार से बनता है। तो बेसिक में कौन से आ जाएंगे, जैसे सर्कल आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है और उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता। साइन एक्स हो गया, कास एक्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, ठीक है, इलिप्स हो गया। तो ये सारे और भी कुछ कर्व है। तो ये सारे जो बेसिक वाले कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये सारे कर्वों को आपको ट्रेस करते आना चाहिए। और अभी भी अगर नहीं आता है, भाई कई लोगों का तो ये मानना होगा कि सर हमने तो 11th क्लास में जो आपने जिस चैप्टर की बात कर रहा है कोनिक सेक्शन में था ये सब, सर्कल, इलिप्स और ये सारी चीज़ें है ना। तो कोनिक सेक्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं 11th क्लास में। तो अब क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा? तो अभी भी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या है, कुछ रफ डायग्राम बनाना होता है इसमें, कुछ कर्व जो इसमें पूछे जाते हैं वो कर्व को ट्रेस करना पहले हम सीखेंगे कि किस प्रकार से ट्रेस किया जाएगा। और फिर उसके बाद में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्या रूल है और कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। बात क्लियर है? तो ओवरऑल हमें इसके जो कर्व है, कर्व निकालते आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि मैंने अभी यहाँ पर एक बात जरूर बोली है। यहाँ पर मैंने ये बोला है कि जो पॉपुलर कर्व है उसी को आपको ट्रेस करते आना चाहिए। तो फिर क्या एकदम से अगर कोई नया कर्व आ जाए एग्जाम में तो फिर क्या होगा? तो हमारे सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस में कोई ऐसा कर्व नहीं है कि जो आपने पहली बार नाम सुना है। ठीक है, तो जो 11th क्लास में कर्व थे, 9, 10, 11, 12 में जो कर्व पढ़ रहे थे उसी के बारे में हमें एरिया निकालना है। और इससे ज़्यादा और भी अगर कर्व है तो आपको हायर क्लास में पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे या बीएससी करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो उस टाइम में आपको कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता एक बड़ा चैप्टर है। और वहाँ पर पहले कर्व को ट्रेस करना भी सिखाया जाएगा कि कैसे कर्व को ट्रेस किया जाता है। अब एक अगर यहाँ पर अभी तो मैंने ये बोला कि एक कर्व दिए हुए है और आपको उसका एरिया निकालना है, लेकिन ज़रूर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर फिर ये हमारे एप्लीकेशन वाला पार्ट कहाँ से बन गया? समझ में आई ना बात? बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, मान लिया जाए कि आप किसी के यहाँ गए या कई मेहमान गए, मामा जी के यहाँ गए घूमने फिरने के लिए, है ना, गर्मी की छुट्टियों में, और वहाँ पर किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई कौन सी क्लास में हो? तो 12th क्लास में है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है? तो मैथ्स है। अच्छा, एक काम करिए ना यार, तुम तो बड़े अच्छे टाइम पर आए हो मेहमान, ठीक है, आप एक काम करो, हमारी जो छत है ना, वो छत तो अभी हमने मकान बनाया है यार, वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसका कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये जो छत है इसका कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है। कैसा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही? हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये जो छत है एक्चुअल छत क्या बे साइज है, मतलब वो प्लाट का ही साइज ऐसा कुछ था। और वहाँ पर मकान आपने कई बार देखे भी होंगे कि थोड़ा सा प्लाट का साइज इधर उधर रहता है तो ऐसे छत बन जाती है। ठीक है, जो कि न तो स्क्वायर में है, न तो सर्कुलर है, न तो कुछ है, मतलब इस टाइप से कोई बे साइज बन जाती है। अब इसका हमें एरिया निकाल के बताइए आप। मेरे को नहीं लग रहा कि हम एरिया एग्जैक्ट बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे?
पहली बात तो मेंसुरेशन में इसका कोई फार्मूला नहीं है क्या? ऐसा कोई भी फार्मूला, ये डायग्राम ही हम पहली बार देख रहे हैं। तो जब इसका फार्मूला नहीं है तो वही तरीका जो हमने शुरुआत की थी चैप्टर में कि यहाँ एक ट्रायंगल बना देंगे, फिर स्क्वायर बना देंगे, फिर रेक्टेंगल बना देंगे, फार्मूले लगा देंगे और उसका एरिया निकलेगा और 100% एक्यूरेट नहीं रहेगा। वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो फिर मैंने अभी क्या बोला था आपको? मैंने ये बोला कि क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, आपको कर्व मिलेगा और उसका एरिया निकालना रहेगा, बाउंडेड एरिया। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि डायग्राम बनाया और उसका आप एरिया निकाल के बताइए। लेकिन हमारे अगर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो प्रैक्टिकली में तो ऐसा आएगा क्वेश्चन। मतलब जैसे हम मामा जी के यहाँ गए और वहाँ पर देखा कि ऐसी समस्या आ गई हमारे पास, वहाँ पर ऐसी समस्या थोड़ी आएगी। तो फिर क्या करेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे इसका? तो फिर उसके लिए भी मैंने जैसा बताया कि अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इन फ्यूचर मतलब जब आप कॉलेज लेवल की पढ़ाई करेंगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि अगर ऐसा कोई डायग्राम है तो उससे आप इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में और इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तो हम ये देखेंगे कि इससे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राफिकली कन्वर्ट करेंगे और फिर एरिया निकालेंगे। तो ये एक काम हो गया। दूसरा काम ये है कि वो कॉलेज लेवल में पढ़ना होगा कि ये मान लिया जाए कोई आपके पास में ये फिगर है, तो इससे आप उसको इक्वेशन में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल एनालिसिस करके एक बड़ा चैप्टर होता है, उसमें भी कर्व का ये दिया इक्वेशन बनाने के लिए मेथडें, अलग अलग मेथडें दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें बात की है। अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमें करना क्या है। तो प्रेजेंट में फिर और एक बार बता दूं कि प्रेजेंट में हमें जो 12th क्लास में है इस टाइप के कुछ कर्व दिए हुए रहेंगे, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी रहेगी या कुछ बाउंडेड दिया हुआ रहेगा और उसका बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना होगा। कहने का मतलब अब जो बातें होगी वो इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। और इस बात को अगर अच्छे से समझ लिया तो मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सबसे आसान, ठीक है, सबसे आसान रहेगा। दूसरी बात, ये बात क्लियर हो जाए कि हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन वाला पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। और बहुत डिटेल में हमने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ के आए हैं। 2 पार्ट किए इसमें, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी उसके बाद ही इसको टच करना है, अदरवाइज टच नहीं करना है। और टच करोगे तो प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि पुरानी बेसिक चीज़ें हम पढ़ के नहीं आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ कर्व है जो कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पिछली बातें अगर नहीं भी पढ़ के आए या 11th क्लास नहीं भी सीखे तो भी अभी भी काम हो जाएगा हमारा। बस शर्त यह है कि अभी कुछ मैं यहाँ पर कर्व बनाऊंगा, वो सारे कर्व आपको याद रहना चाहिए कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। फर्स्ट कर्व है, मान लिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन, बड़ा सिंपल सा कर्व है, y = x। ध्यान देना इधर, y = x। y = x का मतलब क्या है? जितनी y की वैल्यू उतनी ही x की वैल्यू। देखिए इसको 2 डायमेंशनल पर कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, y डैश। ध्यान देना इधर, जितनी x की वैल्यू उतनी ही y की वैल्यू। बड़ा सिंपल है, वैसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक शार्ट में बता देते। पहला कर्व है x y। देखिए मैं यहाँ पर जो भी कर्व लिख रहा हूँ वो कर्वों की आपको एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले कर्वों को कैसे ट्रेस किया जाता है ये समझेंगे, फिर उसके बाद में एरिया कैसे निकाला जाता है उस बात को समझेंगे। दोनों बातें अगर समझ ली तो 100% गारंटी, ये बेसिक कंप्लीट होते से ही आपकी पूरी एक्सरसाइज ऑटोमेटिक बन जाएगी। बस बेसिक को बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। भाई x और y की वैल्यू इक्वल बोला है ना। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3 और -3 तो -3, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए जितनी x की वैल्यू उतनी ही y की वैल्यू, जितनी x की वैल्यू उतनी ही y की वैल्यू। अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव है ना। इसका मतलब ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से इस प्रकार से ओरिजिन से होते हुए पास होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। तो ये बन जाएगा इसका स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर बना भी देता हूँ छोटा सा। ठीक है, आप ये समझिए कि मैं एक जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ
और नहीं तो सर ये आपने क्या एक्स एक्सिस बना दी और कैसे समझे हम, तो ये ओरिजिन हो गया। मैं बार बार इसको एक्स डैश और वाई डैश इसको लिख देता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ अब इसको हटा देता हूँ मैं। पहला कर्व तो अपना हो गया। यदि दूसरा कर्व देखा जाए तो y इज इक्वल टू, इसी में y इज इक्वल टू सेकेंड, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वही का वही काम है। x की वैल्यू प्लस तो y की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू नेगेटिव तो y की वैल्यू पॉजिटिव, है ना, सही है। आप देखिए ना, x और y, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू 2, सही है भाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ऐसा ऑपोजिट आ जाएगा। तो ये ऐसा ना जाके फिर ये ऐसा हो जाएगा इधर से, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा इसका डायग्राम। तो छोटे छोटे से डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि कई सारे हमें कर्व यहाँ पर सीखना पड़ेगा। और देखिए ये सारे कर्व, मतलब ऐसा कोई भी मैं कर्व नहीं बनाऊंगा जिसका आपने नाम नहीं सुना या जिसको आपने कभी यूज़ नहीं किया 9, 10, 11, 12 या ऐसे किसी क्लास में, ठीक है। अब 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब उसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन बनना है। देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस टाइप से कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। थर्ड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखिए x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, ये हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हटा दूँ मैं इसको। इसका ग्राफ बनेगा x की वैल्यू 0 तो देखिए इसका ग्राफ बनेगा ये x डैश और y डैश, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, ये हो गया। और इसका ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार से, ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको ये रटने वाली बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये स्ट्रेट लाइन है नहीं। अब स्ट्रेट लाइन में कुछ भी आ सकता है, x इज इक्वल टू वाई आ सकता है, x इज इक्वल टू 2y आ सकता है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 आ सकता है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें स्ट्रेट लाइन भी मिलेगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी मिलेगी, तो उसका ग्राफ बनाते आना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको आते हैं, ये मैंने जितने भी बताया अभी यहाँ पर कोई नया काम यहाँ पर नहीं है। स्ट्रेट लाइन हो गई। इसके बाद थर्ड फोर्थ हो जाएगा एक पैराबोला की बात करते हैं हम, ठीक है। या और स्ट्रेट लाइन देख लेते पहले, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये देख लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखिए कई बार हम समझ चुके हैं मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी, लेकिन और एक बार समझ लेते हैं। देखना y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू x होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर देन होगी। 0 होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x होगा जब x की वैल्यू 0 से लेस देन होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और इस भले छोटा सा ग्राफ है ये या छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, और जो कंफ्यूजन क्या है इस बात में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। देखना हमारे पास में कितने ग्राफ बने, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, देखना ठीक है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, ओरिजिन ये यहाँ पर। y इज इक्वल टू एक्स, आपने देखा होगा कि y इज इक्वल टू एक्स से जब बनाया था हमने वो इस प्रकार से बनाया, तो बनाया तो है ये वाला। एक से y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स मतलब ये इधर से ऐसा बनाया डायग्राम। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बनेगा क्या, तो सभी के आंसर होना चाहिए यहाँ पर हाँ बनेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। क्या गौर करने वाली बात है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन तब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन, देखिए ये वाला ग्राफ जो बोल रहे हैं ना, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन, देखिए
ये जीरो कहाँ पर है एक्स में, एक्स एक्स डैश, एक्स में जीरो किधर है, इधर है ना, ये इधर। तब y इजिकल टू एक्स, ये आएगा क्या ग्राफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। आपको बोला है कि एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू इधर, यहां से इधर, तब ग्राफ क्या रहेगा, y इजिकल टू एक्स, मतलब ये वाला रहेगा। इधर वाला तो ग्राफ जो है, इधर वाला ग्राफ एक्स से मैच कर रहा है क्या, एक्स पॉजिटिव इधर है, तो ये इधर जब ग्राफ बनाएंगे हम तो ये एक्स एक्सिस मिल रही है क्या आपको, एक्स नेगेटिव है ना इधर, तो इस ग्राफ को हटा दिया जाएगा। और इसी टाइप से यदि मान लिया जाए कि y इजिकल टू माइनस एक्स, वाई इजिकल टू माइनस एक्स का ग्राफ कौन सा बनाया था, ये वाला बनाया था। ये वाला ग्राफ कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन, एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन किधर है, ये वाली है ना। तो इस एक्सिस में कौन सा ग्राफ कंसीडर हो रहा है, ये वाला कि ये वाला, कौन सा ग्राफ सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला हो रहा भाई, इसके सपोर्ट में है ना ये तो काय के लिए, एक्स इजिकल टू प्लस पॉजिटिव के लिए है ये, और ये वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना कि y इजिकल टू मॉड ऑफ एक्स अगर रहेगा तो आपको ग्राफ कौन सा बनाना है, ये वाला बनाना है। ठीक है, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते कि सर ये नीचे वाले क्यों ग्राफ छोड़ दिए भाई इसमें, तो नीचे वाले ग्राफ छोड़े जाते इस कंडीशन के कारण। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बनाना है एक्स और एक्स डैश और वाई और वाई डैश। ठीक है, और कहा गया भाई, कहा गया तो ये ऐसा, ये और ये ओरिजिन, ये तो एरो रहेगा इधर है ना, इधर भी इनफाइनाइट को जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट को जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। अब इसके बाद में y इजिकल टू मॉड ऑफ एक्स हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन लगभग अपनी कंप्लीट हो गई। और एक अगर मान लिया जाए कि फिफ्थ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ y और इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है कि मॉडुलस एक्स और y की बात की है, तो अलग अलग कंडीशनें बन सकती ना, कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, ऐसा हो सकता है। मॉडुलस के केस में हो सकता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है लेकिन y की वैल्यू लेस देन 0 है, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि x की वैल्यू लेस देन 0 है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि दोनों की वैल्यू लेस देन 0 है। ये चार कंडीशन के अलावा पांचवी कंडीशन तो बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, मॉडुलस x और मॉडुलस y है, उस केस में क्या होगा, तो देखिए x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है तो प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया x, और y की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव और इज इक्वल टू 1, एक अगेन इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू नेगेटिव मतलब माइनस एक्स और y की वैल्यू पॉजिटिव मतलब y इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 है 1, और x की भी वैल्यू लेस देन 0 और y की भी वैल्यू लेस देन 0 तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये चार इक्वेशन हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की बन गई, और जब चार इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बनेगी तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, तो बड़ा सिंपल है, एक एक करके बना लो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, प्लस प्लस 1 और माइनस माइनस 1 ये मान लीजिए आप। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1, और ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन, ये है ना, x और y। ऐसे ही मतलब कुल मिला के चारों के अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये बन जाएगा, तो बाउंडेड एरिया ये वाला हो जाएगा, इसका बाउंडेड एरिया। समझ आए ना बात, मतलब चारों के लिए हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगी, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद में जो अंदर वाला एरिया रहेगा ये बाउंडेड एरिया रहेगा। तो इस केस में ये वाला क्वेश्चन भी मिलेगा आपको डायरेक्ट। ठीक है, और बड़ा मज़ेदार था इसलिए मैंने यहाँ पर बता भी दिया। ये क्या है, बना दूँ ग्राफ, बना देता हूँ। ठीक है, वैसे सिंपल है लेकिन ये 1 1 1 पर इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा।
1 0 और 0 1 और इस प्रकार से -1 0 और 0 -1, ठीक है, ये हो जाएगा। शॉर्ट टर्म बने, ठीक है। अब यहाँ पर और एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, और किसी भी ग्राफ के लिए वो बात हो सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा 11th क्लास में हमने इन इक्वेशन पढ़ी है। इन इक्वेशन में बच्चे बड़े थोड़े से कन्फ्यूजन रहता है कि सर वो उसमें ग्रेटर देन वाली कंडीशन और लेस देन वाली कंडीशन वो हमें समझ में नहीं आती, कैसे क्या उसमें कब ग्रेटर देन लगाया जाता है और कब लेस देन लगाया जाता है, ये प्रॉब्लम हमें हमेशा फेस करना रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, एक हिंट बताऊंगा, उस बेस पर आपको ग्रेटर देन और स्मॉल लेस देन वाली कंडीशन है सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है, अगर नहीं मालूम तो। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि x + 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ठीक है, या 6 कर देता हूं मैं, ठीक है, 6। हमें क्या करना है कि जो लीनियर इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, क्या है, लीनियर इन इक्वेशन है। लीनियर इन इक्वेशन में क्या किया जाता है, ये ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो चाहे इक्वल हो, जो भी है, हम क्या करते हैं, इसको इक्वल कंसीडर करते हैं। x + 2y इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ गई। इक्वल कंसीडर करने के बाद में देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे बोलते हैं कि सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत टेढ़ा काम है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टेढ़ा भी है, भी गलत बात नहीं है, टेढ़ा भी काम है, लेकिन यदि जो हम अभी बेसिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बेसिक पर टाइम लगेगा, लेकिन ये बेसिक हमने अगर पूरा सही तरीके से और उसको नोट करते हुए चले गए और उसकी थोड़ी सी 1-2 बार आपने प्रैक्टिस कर ली, देखना ऐसे फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। सारे क्वेश्चन जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा 1-2 क्वेश्चन करेंगे, अब तो बोलेंगे कि सर अब छोड़ दीजिए, सारे क्वेश्चन हम बना लेंगे, ठीक है ना। इस टाइप की सिचुएशन बनने वाली है। तो ये मान के चलिए कि बेसिक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और हो भी जाएगा। अभी देखिए आप, मैंने क्या किया, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर ले ली। x की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए ना, x की वैल्यू 0 तो 2y = 6, तो y = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और y की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बस 2 काफ़ी है, 2 पॉइंट हमारे पास काफ़ी है इसका ग्राफ बनाने के लिए। इस बात को, लीनियर इन इक्वेशन वाली बात को समझना जरा गौर से, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, मतलब मान लिया जाए कि ये यहाँ पर 3 है, ठीक है, और x की वैल्यू 6 यहाँ पर है, तो y की वैल्यू 0, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ज्वाइन कर दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये इस प्रकार से बन गई, ठीक है। अब ये आपने देखा होगा कि जो इन इक्वेशन होती है ना, यहाँ पर ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इस लाइन के इधर वाला भाग बोल रहा है कि इसके इधर वाला बोल रहा है। भाई इस लाइन के नीचे वाला पार्ट की बात की है कि इसके इधर वाले पार्ट की बात की है, बस यही बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो किसकी बात की है, तो बड़ा सिंपल काम है कि किधर की बात हो रही है ये चेक करना। देखिए कैसे, हमारे पास में क्या है, x + 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। आप देखिए कि जो ये वाली लाइन है ना, इसके इधर का, भाई ये पूरी लाइन है, इसके इधर वाला कोई भी एक पॉइंट रख के देख लीजिए, इसमें कोई भी एक पॉइंट मान लिया जाए। मैं ये यहाँ पर, ये वाला ज़्यादा आसान है, ओरिजिन। ये क्या है, 0 0 है, x में भी 0 और y में भी 0। x में 0 और y में 0 अगर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। सेटिस्फाई हो रहा, क्या हो रहा या नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा। 0 6 से ग्रेटर देन या इक्वल है क्या, नहीं है, तो इधर वाला भाग, इधर वाला नहीं होगा एरिया। कौन सा होगा एरिया, इधर वाला, इधर वाला एरिया होगा। समझ में आई बात, उल्टा काम होगा ना। सेटिस्फाई हो रहा तो वो एरिया होगा, और सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इधर का एरिया होगा। फिर से और एक बार, कोई जरूरत थोड़ी है कि ऐसा ही करेंगे हम, हमें नहीं करना है ऐसा। हम चाहते हैं कि इसके इधर का ये एक पॉइंट रख के देखते, इधर वाला कोई भी पॉइंट रख के देखते। मैं यहाँ का पॉइंट रख के देखता हूँ, ठीक है। ये क्या था, 3 था ना, यहाँ का पॉइंट है 0,4। समझ में आई बात। मैंने क्या किया, इसके इधर वाला पॉइंट यहाँ पर रख के देखा। भाई यहाँ 2 था ना, 0,2 था ना, तो ये 0,4 कहीं का भी रखो, कोई जरूरी नहीं कि मैं यही का रखूँ। आप यहाँ का रखो, यहाँ का रखो, यहाँ का रखो, बस इस लाइन के इधर वाला कोई भी पॉइंट रख के देखिए आप। x की वैल्यू 0 रखिए तो 0 प्लस
2 इंटू वाई की वैल्यू 4 रखी है और इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ये कितना हो गया 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। सही है कि गलत है? तो सही है ना, 8 6 से बड़ा है, 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो इसका मतलब इधर का पॉइंट रखने के बाद सही बात आ गई ना, ट्रू हो गया ना, तो इसलिए इधर का एरिया अपना होगा, इधर का एरिया नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जिधर का आप पॉइंट रखते हो, जैसे इसके इधर का आप पॉइंट रखते हो और सेटिस्फाई हो गया तो वो वाला एरिया रहेगा, ठीक है, और नहीं हुआ सेटिस्फाई तो उल्टा एरिया रहेगा, इधर वाला एरिया रहेगा। तो ऐसा नहीं कि इधर का भी रख के देखना है, इधर का भी रख के देखना है, कोई भी एक पॉइंट रख के देखना है। जैसे हमने इधर का रख के देखा था तो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इसका मतलब इधर का एरिया होगा। ये रख के देखने की जरूरत नहीं, हम तो ऐसे टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लीनियर इनइक्वेशन को चेक करना बिल्कुल आसान काम है कि किधर का एरिया है। अभी और एक बार देखना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। इसका एरिया, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा अभी डिस्कशन करेंगे, अभी मैंने ये बताया नहीं है। यहाँ पर सपोज करें कि एक ऐसी इनइक्वेशन बन गई, ठीक है, ऐसी इनइक्वेशन है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हमने कंसीडर किया और उसका ग्राफ बना दिया। कैसे बनेगा उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि इस कर्व के अंदर का कि कर्व के बाहर का, इधर का एरिया। भाई ये दो एरिया है ना, इधर वाला भी तो एरिया है। भाई इस प्लेन को हमने क्या किया, इस कर्व ने क्या किया, दो पार्टों में डिवाइड किया, एक अंदर वाला भाग और एक बाहर वाला भाग। जैसे आप सर्कल बनाते हैं तो एक यहाँ से कट कर दिया तो दो पार्ट बनेंगे ना इसके, एक पार्ट इतना बन गया और दूसरा पार्ट इतना बन गया, दो पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे ये भी डायग्राम क्या कर रहा है, एक पार्ट इधर वाला बन गया और एक पार्ट इधर वाला बन गया, अंदर वाला और बाहर वाला। अब आप सेटिस्फाई करके देखिए, कोई भी एक पॉइंट रख के देखिए और इजी वाला पॉइंट रख के देखना चाहिए। देखिए ये इधर वाला रख के देखता हूँ मैं, एक समय मान लिया जाए कि कोई भी वैल्यू 1 2 3 4, ये तो सब तो अंदर ही है ना, इधर वाला पार्ट रख के देख रहा हूँ मैं। मान लिया जाए x की वैल्यू 3 रख देता हूँ मैं, 3 कामा 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 रख के देखिए। 3 x की वैल्यू 3 मतलब y की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी रखना है 8 इंटू 3, तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 24। सही है क्या, है सेटिस्फाई? नहीं है तो फिर अंदर वाला एरिया नहीं होगा। कहाँ का होगा, इसके अलावा बाहर का एरिया होगा। बस यही इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आएगी, अभी क्वेश्चन करेंगे हम तो उस टाइम में और बातों को समझेंगे। लेकिन आप अभी ये जो कर्व चल रहे थे अपने, इसको कंटिन्यू करते हैं हम। देखना, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखिए चारों मैं एक साथ बता रहा हूँ यहाँ पर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ये हो गया। ठीक, हमारे पास में चार कर्व है। पैराबोला है, पैराबोला की एक खासियत है कि दो वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे। बाकी हमने 11th में काफ़ी कुछ पैराबोला के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम बात करें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नहीं तो अभी पैराबोला पढ़ने लगेंगे तो फिर इंटीग्रेशन आप एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन जगह पर रह जाएगा और वो पैराबोला ही में ही उलझ जाएंगे ना। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतनी बात कर रहे हैं हम भैया। देखिए पैराबोला की इक्वेशन में दो वेरिएबल मिलेंगे, एक एक्स और एक वाई। एक की पावर 1 रहेगी, एक की पावर 2 रहेगी। क्लियर? क्या रहेगी? एक की पावर 1 रहेगी। किसकी पावर 1 है? एक्स की पावर 1 है। किसकी पावर 1 है? एक्स की पावर 1 है। वर्टेक्स यहाँ पर रहेगा, एक्स की पावर 1 है और वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में इस प्रकार से पैराबोला बनेगा। और रफ बनाना है, ऐसा खूब नाप तोल के नहीं बनाना है, ठीक है ना। रफ डायग्राम बनाना है, क्योंकि एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, हम पैराबोला नहीं पढ़ रहे, ठीक है। एक रफ डायग्राम बनाना है, फिर उसका एरिया निकालना है। रफ का मतलब ऐसा भी नहीं है गलत बना रहे,
इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर बना दिया या ऐसा बना दिया या ऐसा। सर ने तो बोला ही था रफ डायग्राम। अरे रफ डायग्राम का मतलब ये है कि खूब ऐसा नाप तोल के नहीं बनाना, ये थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा, ठीक है, नहीं बन रहा तो कुछ चलेगा, नंबर कट नहीं होगी इसमें। एक आपको एक सिंबल होना चाहिए कि हाँ इस टाइप से पैराबोला बन रहा। क्या बताया मैंने, एक्स की पावर 1 है तो एक्स पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बनेगा। ये कैसा नेगेटिव एक्स है ना, एक्स तो है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा एक्स एक्सिस के, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो मैं इधर लिखना चालू कर देता हूँ। यहाँ पर अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, वाई पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो इसका कैसा बनेगा, एक्स की पावर 1 है ना, ये एक्स की पावर 1 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इस प्रकार से पैराबोला बनेगा। ये बन गया। और ओरिजिन एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है, इस प्रकार से। अब 7th, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, -4ax, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, और -4ax तो ये बन जाएगा इधर इस प्रकार से, इधर बन जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। 8th, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। 9th, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स डैश और वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पर तो कोई ऐसा थोड़ी आएगा कि 4a वाई और 4a x से ही थोड़ी आएगा, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, पैराबोला तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, तो y कैसा है, पॉजिटिव है। अरे भाई पॉजिटिव मतलब ऐसा नहीं कि इधर माइनस है तो अभी भी y पॉजिटिव है, भाई बोथ साइड अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपको ये देखना है कि पॉजिटिव था ना इससे पहले, दोनों इधर पॉजिटिव है और y पॉजिटिव दिख रहा, तो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इस प्रकार से बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो भी ऐसे ही बनाओ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो भी ऐसे ही बनाओ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7y, तो भी ऐसे ही बनाओ। मतलब ऐसा नाप तोल के नहीं बनाना है कि नहीं यार ये तो यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है तो थोड़ा सा मुंह खुला हुआ मिल जाएगा या अंदर बना देना है, ठीक है ना। क्योंकि एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, हमें रफ डायग्राम बनाते आना चाहिए, बस सही होना चाहिए डायग्राम, डायरेक्शन उसकी सही होना चाहिए, बाकी इतना ही काम यहाँ पर करना है। अब और कर्व रह गए, 9th हो गए, ये चारों हो गए ना इसके, हाँ ठीक है। अब 10th मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ऐसा भी अगर बन जाए, थोड़ा सा आप इसको देखिए, ऐसे में कंफ्यूज जरूर होते हैं बच्चे कि सर पैराबोला तो है लेकिन +2 ने डिस्टर्ब कर दिया, अदरवाइज मेरे से तो क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। तो क्या किया जाए, देखिए पहले क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो डायग्राम हमें बड़े आसानी से बनाते आ रहा था। y की पावर 1 है मतलब y एक्सिस के डायरेक्शन में बन रहा था। हमने क्या किया था कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या हो गई थी, इसमें 0 हो गई थी, मतलब वर्टेक्स कहाँ पर आया था, 0 पर आया था। यहाँ पर क्या हो रहा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि y की वैल्यू 0 रखेंगे तो, या x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। देखिए x की वैल्यू क्या रखी हमने, 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आई थी, इसमें 0 आई थी। या x की वैल्यू देखिए, ध्यान देना इधर, x और y थोड़ा सा बना के भी देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। देखिए x की वैल्यू, इसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। देखिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। ये अब यहाँ से कहानी शुरू होगी इसकी, समझ में आई ना बात। तो पैराबोला का जो ये वर्टेक्स है ना, ये वाली वैल्यू रख के देख लिया करें कि जो पावर है ना, पावर 2, वहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पर इसका वर्टेक्स होगा ये, और फिर वहाँ से इस प्रकार से ऐसा फैलेगा। कॉन्सेप्ट वही है,
y की पावर 1 है इसलिए y डायरेक्शन में, यहाँ पर भी y की पावर 1 है इसलिए y डायरेक्शन में, और प्लस 2 है इसलिए ये बोल सकते हैं 2 है, ये x में 0 और y में 2, ये तो ऐसा डायग्राम बनना है। क्लियर है ना? तो बाकी क्या है, हम और क्वेश्चन जब करेंगे ना वहाँ पर एक रिवीजन होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारी बातें पूरी क्लियर हो जाना चाहिए कि किस पोजीशन पर कैसा डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 2 है इस पोजीशन पर। ठीक, क्या हो गया भाई इसमें, ये हो गया पैराबोला का काम पूरा हो गया। अब 11th मान लिया जाए कि एक y इजिकल टू 1/x, ध्यान देना भाई इधर, y इजिकल टू 1/x, 1/x को बाद में करेंगे, y इजिकल टू एक्स क्यूब, डायग्राम कैसा बनेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हर डायग्राम को रटो, थोड़ा सा इसकी भी हेल्प ले सकते हैं आप। x और ये क्या हो गया, y हो गया। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3 तो ये 27। कुछ नेगेटिव भी वैल्यू रख के देखते हैं हम। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, सही है। x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -8, सही है क्या। और x की वैल्यू -3 दिखेगा, मतलब है ना, x की वैल्यू -3 तो ये -27 ऐसा। अब इससे ग्राफ बना के देखें ना, आप खुद ही बना के देख लीजिए। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8, और ये इस प्रकार से इधर से ऐसा ये यहाँ पर आ रहा, और ऐसे ही नेगेटिव की बात करेंगे तो इस प्रकार से ऐसा आ रहा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो क्या है याद भी रखना है, कुछ चीज़ें बना के भी देख लो, बनाने से बहुत कुछ हेल्प हमें मिल जाएगी। तो ग्राफ इधर से ऐसा आ रहा और इधर से ऐसा जा रहा है। ठीक, अब और y इजिकल टू 11th y इजिकल टू एक्स रेस टू दी पावर 4। देखिए जरूर ऐसा लग रहा होगा कि क्या सर ये सारे ग्राफ रटना है, कोई मतलब ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट टाइम सुने हो आप ना। मेरे ख्याल से कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है इसमें कि जो फर्स्ट टाइम सुना है, और आपको जरूर अगर फर्स्ट टाइम लग रहा है तो फिर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सा ग्राफ कैसा बन रहा है। ठीक है, अदरवाइज हमें सारे ग्राफ पहले से मालूम होना चाहिए। और फिर भी अगर आप सोचेंगे कि नहीं सर ये तो हमारे बस का नहीं है, तो फिर इंटीग्रेशन आप एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना काम नहीं होना है, और बिल्कुल आसान काम है। अभी 9th क्लास के बच्चे को बता दिए जाए कि हाँ भाई इसका ग्राफ ऐसा बनाना है, वो बना लेगा। ठीक है ना, तो इतनी मेहनत हम 12th क्लास में मैथ्स से पढ़ रहे हैं तो करना पड़ेगा। ठीक है, और रटने वाली भी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बारे में हमने डिटेल में 11th क्लास में पढ़ा था, और बनाते भी तो दिखा रहा है कि वैल्यू निकाल के बनाते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि y इजिकल टू एक्स रेस टू दी पावर 4, y इजिकल टू एक्स रेस टू दी पावर 4, तो ये भी वही तो है, पैराबोला ही तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा x और y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 2 4 4 16, और 3 रखेंगे तो 3 3 9 9 81 है ना। इस प्रकार से नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 2 2 4 4 16, और इस प्रकार से पॉजिटिव ही वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब ग्राफ कैसे बनने वाला है, x और x डैश और y डैश ओरिजिन। ग्राफ कैसे बनेगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू थोड़ा सा ऐसा वर्टिकल ये इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, और x की वैल्यू नेगेटिव भी रखोगे तो y की भी वैल्यू पॉजिटिव, और इस प्रकार से बन जाएगा। पैराबोला में इसमें यह है कि ये थोड़ा सा ऐसा खड़ा सा बनेगा। ठीक है, और पैराबोला थोड़ा सा फैलता हुआ बनेगा, मतलब ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना। इसकी वैल्यू x की पावर 4 है, उसमें x की पावर 2 थी, इसलिए कम तेज़ी से बढ़ रही थी वैल्यू। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि y की पावर 1 है, इसलिए y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ माइनस रहेगा तो नीचे की ओर, ऐसे उल्टा x और y में रहेगा तो इधर या इधर। तो ठीक है ना, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये क्लियर रहना चाहिए। और क्या बनाया जाए जो कि ज़रूरत पड़ेगी, तो और एक ये भी बना सकते हैं हम 12th y इजिकल टू 1/x।
y इज इक्वल टू 1/x। देखना इसका ग्राफ, ये ऐसे ही बना देता हूँ ना मैं पहले, है ना। पहले एक बार रफ पर बना के देखते ग्राफ जा किधर रहा, फिर उसके बाद बात करेंगे। x और y, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू इनफाइनाइट, 1 डिवाइडेड बाय नॉट डिफाइंड ना, 1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब नॉट डिफाइंड। सेम ऐसे ही इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/y, मतलब y की तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ देखना कैसे बनेगा, बड़ा मजेदार ग्राफ है भाई इसका। x डैश और y डैश, ठीक है। क्या होगा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तो ये हो गया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू इनफाइनाइट, ये इधर से इनफाइनाइट से आएगा और ऐसा आएगा और इधर इनफाइनाइट को जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, -1 x की वैल्यू 1 मिनट, x की वैल्यू इनफाइनाइट, x की वैल्यू इनफाइनाइट तो y की वैल्यू क्या, ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज मत हो अभी, ये ऐसा करते हैं हम। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ये हो गया। और x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। देखिए नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहे अभी, हम पहले पॉजिटिव देख लेते हैं हम, ठीक है। ऐसा देखिए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। देखिए ये इधर से इनफाइनाइट से ऐसा आएगा, x की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब इधर कहीं इनफाइनाइट होगा, तब y की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब जब x इनफाइनाइट रहेगा तब ऐसा यहाँ पर आएगा। सेम ऐसे नेगेटिव अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस तो इसकी वैल्यू माइनस, यहाँ पर आ गया। इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तो इसकी वैल्यू 0, मतलब इधर से ऐसा आएगा और इधर से ऐसे को जाएगा, ऐसा ये वाला ग्राफ इसका बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 1 1, ये वो -1 ये इधर से ऐसा आएगा और ऐसा, और इधर से ऐसा आएगा और ऐसा। थोड़ा सा यार जगह कम थी इसलिए ग्राफ हमारा उस टाइप से बना, ठीक है। ये हो गया पॉपुलर ग्राफ। क्या 13th सर्कल क्या होता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस यहाँ पर ये बात हो गई कि इसका सेंटर कहाँ पर है, ए बी पर, सेंटर ए बी और रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर। बस अब जो भी सेंटर रहे ए की और बी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग सेंटर बन जाएगा और आर की वैल्यू जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आर बन जाएगा, और मतलब रेडियस बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ट्रेस कर लेंगे अपन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पर ट्रेस कर लेंगे। 14th एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या बोलेगा, इलिप्स कैसा बनेगा, ये भी दो कंडीशन रहेगी, जब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन या ए इज ग्रेटर देन बी। एक्स एक्सिस में समझ में आई बात, फिर से देखना, ध्यान देना इधर। एक्स के अपान में कौन है ये, तो ये एक्स एक्सिस में रहेगा, और वाई के अपान में कौन है बी, तो बी वाई एक्सिस में रहेगा। जब ए की वैल्यू बड़ी है तो ये मेजर एक्सिस कौन बनेगी, यहाँ पर एक्सिस मेजर एक्सिस, ठीक है। ये यहाँ पर रहेगा ये 0 और ये क्या हो जाएगा -a0। ऐसे ही y में 0b और 0 -b, ठीक है। तो 0b और 0 -b ये हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा एलिप्स। कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस बड़ी है ना, मेजर एक्सिस कौन बनेगी, एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस, और यदि b इज ग्रेटर देन ये तो क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा। y एक्सिस क्या बनेगी, इसकी मेजर एक्सिस बन जाएगी। क्लियर, अच्छा। और क्या बच गया भाई, एलिप्स भी हो गया, सर्कल भी हो गया, और अपने लगभग यहाँ पर हाँ और एक देख लेते हैं हम 15th y इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है।
इसका क्वेश्चन भी बुक में मिलेगा। मैं आपको ये बता दूं कि जितने ग्राफ बनाए ना, एग्जाम में भी लगभग इसी से क्वेश्चन आना है, बस इतनी बात याद रख लो आप, ठीक है। कोई ना कोई इससे रिलेटेड ग्राफ रहेगा। y इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, y इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स। देखिए y इज इक्वल टू एक्स तो है ही, और इंटू एक्स कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और x इंटू माइनस एक्स जब x इज लेस देन 0। समझ में आई क्या बात? ये बात क्लियर हो गई। देखिए y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तब क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव होगा, क्लियर सी बात है। और x की वैल्यू लेस देन, वही अभी जो हमने मॉडुलस वाला कहा गया वही है, एक मॉडुलस वाला क्वेश्चन किया ना, मॉड ऑफ एक्स, ये वाला सेम यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपको अगर याद होगा, मैं आपको फिर ये बता दूं कि जो ये यहाँ पर रफ काम कर रहे हैं इसको नोट करते हुए जाना है। यदि आपने नोट नहीं किया होगा इसका कॉन्सेप्ट तो फिर से इस वीडियो को देखना, और बल्कि मैं तो बोलूँगा कि ये जो कर्व ट्रेसिंग वाला है ना, ये वाला पोर्शन और एक बार देख लेना, ठीक है। तो जो छोटी छोटी सी बातें होती है ना, जिस पर हम डिस्कशन कर लेते, कई बच्चे समझते हैं कि यार सर तो फालतू की बातें करते रहते इधर उधर की, ठीक है, और जो काम की बातें नहीं है, मतलब ये तो हमें मालूम है, हमने 5th क्लास में पढ़ी, 8th क्लास में पढ़ी, 10th क्लास में पढ़ी, फिर भी बताते रहते वो है। तो भाई अगर हमें मालूम है तो रिवीजन, और नहीं मालूम तो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ऐसा भी आप यहाँ पर समझ सकते। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार के आपके पास में दो कर्व बन रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ, तो एक किसी को हटा देता हूँ, मैं ये इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो वीडियो है ना, आप तो रिवर्स करके देख लेना कि यहाँ पर क्या लिखा था अगर नोट नहीं किया तो, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर बनाएंगे हम, ध्यान देना। इधर पहला कर्व कौन सा मिला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मेरे ख्याल से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो सभी लोग जानते हैं, लिखा भी होगा कहीं पर, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब y की पावर 1, तो किधर बनेगा, इधर बनेगा। ये समझ में आई बात। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। ये बन गया। अब ये दोनों डायग्राम बन गए, मतलब इसका भी और इसका भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाउंडेड एरिया रहेगा, मतलब ये इसी की बात की है, ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है भाई, आपने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सर ऐसे ही तो बनाएंगे डायग्राम, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इधर से बनाएंगे, तो फिर गलत क्यों हुआ, सही तो है। दोनों के तो डायग्राम मैंने मर्ज कर दिए यहाँ पर, लेकिन इस कंडीशन पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, इस कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया, एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0, देखिए ये एक्स एक्सिस है ना, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इधर, इसका नाम क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और इसका नाम क्या है, y इज इक्वल टू, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ऐसा बोल सकते हैं हम। जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन रहेगी तब ये वाला ग्राफ लेना है कि ये वाला ग्राफ लेना है, इस एक्सिस में, इधर भूल जाइए आप, इधर, तब ये वाला लेना है। यही तो कंडीशन है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन तब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ लेना है ना। तो फिर इसको क्यों ले रहे हो आप, इसको हटाओ ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखना सेकंड कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू 0 से लेस देन, x की वैल्यू 0 से लेस देन तब क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू 0 से लेस देन इधर है ये वाला, तब क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये नीचे वाला ग्राफ लेना है, तो ऊपर वाला हटाओ, ये वाला हटाओ, तो डायग्राम ये वाला रहेगा। बाउंडेड एरिया निकालना रहेगा तो इसका इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। यदि आप पहले वाला डायग्राम समझ रहे हो तो क्वेश्चन गलत करके आएगी, और क्या गलतियाँ होती है जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, उस टाइम में भी उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी तो केवल सीख रहे हैं हम कि किस प्रकार से डायग्राम बनाया जाता है। थोड़ी सी 1-2 बार प्रैक्टिस यहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने डायग्राम यहाँ पर है,
इसके अलावा भी कुछ यदि सिचुएशन बनती है अलग अलग, भाई पूरे क्वेश्चनों के तो डायग्राम अभी हम नहीं बता रहे, एक फॉर्मेट बताया हमने, फॉर्मेट पर डिस्कशन किया। यदि कोई छूट भी जाता है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइज दी हुई है। क्या की? एनसीईआरटी की। एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें सिंगल कर्व के अकॉर्डिंग जो एरिया होता है वो एरिया में निकालना होता है। फिर उसके बाद में जो सेकंड एक्सरसाइज होती है उसमें डबल कॉम्बिनेशन के साथ में होता है कि 2 कर्व है, दोनों के से बाउंडेड एरिया फाइंड करना होता है। और फिर उसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो अपना पैटर्न ये रहेगा कि पहले एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फिर उससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में फिर और बेसिक समझेंगे, सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक, और फिर उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की, फिर एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे, फिर मिसलेनियस करेंगे, और इनके सारे क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि अभी भी कोई डाउट है तो, और यदि ज़्यादा डाउट है तो फिर से इस वीडियो को एक बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप ज़रूर देखिएगा इसको। यदि कहीं पर भी किसी भी कर्व में डाउट है और उसको नोट करते हुए चलेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो कैसा आएगा? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, और एग्जाम में आएगा यानी कि हमें जो इतनी बड़ी बात कर रहे थे कि इंटीग्रेशन की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, तो कैसे बाउंडेड एरिया निकाला जाता है इसके बारे में हम यहाँ समझते। तो कुछ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और वो एग्जाम्पल क्या है ये देखना। फाइंड द एरिया, द बाउंडेड एरिया मेड बाय द कर्व। कौन सा कर्व? या कौन सा कर्व? सपोज करें कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या y स्क्वायर इजिकल टू 4x कर देता हूँ मैं, ठीक है, एंड दी लाइन्स कौन सा? x इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू 4 इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इंटीग्रेशन के जो रूल्स है उन रूल पर ध्यान देना है हमें, ठीक है, कि इसके जो इंटीग्रेशन के रूल है वो रूल क्या होते हैं, और इस एग्जाम्पल के साथ में करेंगे हम। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो बड़े आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब पूरी एक्सरसाइज बना सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहला काम तो कर्व को ट्रेस करना है। कैसे ट्रेस करेंगे? वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या है? 4x है। पहले मैं अलग से रब पर लिख रहा हूँ, मैं वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या है? 4x है। इसके साथ में क्या है? x इजिकल टू 1 है, और x इजिकल टू क्या है? 4 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 2 3, और ये क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए ये x हो गया, और ये क्या हो गया? x डैश, और ये क्या हो गया? y और y डैश, ठीक है। y स्क्वायर इजिकल टू 4x किधर बनेगा? x की पावर प्लस 1 है ना, सॉरी x की पावर 1 है, तो x एक्सिस में बनेगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, दोनों इधर पॉजिटिव है ना, तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि अपने कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो, है ना। इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, लेकिन हम समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये बना दिया मैंने डायग्राम, ठीक है। अब देखना, x इजिकल टू 1, x की वैल्यू मान लिया जाए कि 1 है, और वो 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो x इजिकल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन इधर बन जाएगी, ठीक है। बड़े सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पर। x इजिकल टू 4, तो मान लिया जाए कि x इजिकल टू 4 ये यहाँ पर है, तो यहाँ से भी मैं ऐसा ये बना देता हूँ, ठीक है। फिर क्या बोला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये इधर वाला, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये वाला,
अब पहली बात तो ये देखना है कि बाउंडेड एरिया कौन सा है। बाउंडेड एरिया वो होगा कि जो जितने भी कर्व दिए ना सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, वही बाउंडेड एरिया होगा। अदरवाइज कोई बाउंडेड एरिया सारे नहीं होगी, इसमें कहने का मतलब। देखना, हमें कहीं ऐसा लग रहा कि बंद वाला क्लोज कौन से दिखाई दे रहे हैं? एक तो ये भी है, एक ए भी है, एक ए भी है और एक ए भी है, ठीक है ना, 4 है। लेकिन इसमें से है कौन से, ये देखते हैं। पहली बात तो सबसे लास्ट में देखिए आप, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो कैंसिल हो गया कैंसिल। अदरवाइज ये भी हो सकता था। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देखिए अब ये तो कैंसिल हो गया ना। ये वाला जो एरिया है ये वाला है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली लाइन है ना। इसको टच कर रहा क्या ये एरिया? तो बिल्कुल कर रहा टच। इसको टच कर रहा क्या? बिल्कुल कर रहा। अभी भी दोनों हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग दोनों एरिया हो सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, ये वाला एरिया ये है x इज इक्वल टू 1, ये वाला है ना। ये वाला एरिया x इज इक्वल टू 1 को टच कर रहा क्या? बिल्कुल कर रहा। ये वाला एरिया कर रहा क्या टच? हाँ, ये भी कर रहा। तो ये भी हो गया अपना काम। x इज इक्वल टू 4, ये वाला एरिया x इज इक्वल टू 4 को टच कर रहा क्या? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कैंसिल, और ये वाला कर रहा इसको टच। कहने का मतलब ये है कि ये वाला एरिया ऐसा एरिया है कि जो जितने भी कर्व दिए हैं ना सबको टच कर रहा है। समझ में आई बात? क्या जितने भी कर्व दिए क्वेश्चन में सबको टच करने वाला ये वाला ही एरिया है। ये भी था लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अदरवाइज ये भी एरिया ऐसा था कि इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, इसको टच, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल और ये वाला बाउंडेड एरिया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि इसका बाउंडेड एरिया यहाँ पर पता कर लिया कि इसका एक्चुअल बाउंडेड एरिया कौन सा है। बाउंडेड एरिया कौन सा निकला? ये वाला इसका बाउंडेड एरिया हमें पता चल गया, ठीक है। ये तो ओरिजिन है। इसके बाद हमें क्या काम करना है? जो बाउंडेड एरिया है उसका नाम दे देना है, और बाउंडेड एरिया का नाम दे देते हम ए, बी और सी, और ये क्या हो गया? डी हो गया। बात क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या करना है? जो बाउंडेड एरिया है उसके आसपास जितने भी कर्व है उसके नाम लिख देना है। कैसे? इसका नाम क्या है? ये इसका यहाँ से लेके पूरे का नाम क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 4x। देखिए ये वाला कर्व क्या है, मेरा मतलब ये है कि जो बाउंडेड एरिया है उसके आसपास क्यों लिखना है भाई? ये कर्व तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। आसपास लिखो, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि हमें इतने की बात करना है, तो हमें कम से कम ये पता चले कि आसपास के कर्व के नाम क्या है। इसका नाम क्या है? x इज इक्वल टू 1 और इसका नाम x इज इक्वल टू 4। ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बन गया। अब हमें ये देखना है कि इसका जो बाउंडेड एरिया है वो कौन से एक्सिस को टच कर रहा है। किस एक्सिस को टच कर रहा? x एक्सिस को टच कर रहा। y को कर रहा क्या टच? y तो दूर है भाई, ये बाउंडेड एरिया इसको टच नहीं कर रहा। कौन से एक्सिस को टच कर रहा? x एक्सिस को टच कर रहा। अभी के लिए टेम्पररी जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना है वहाँ तक के लिए अभी इतनी बात हमें याद रखना है कि किस एक्सिस को टच कर रहा। हो सकता है कि किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा, हो सकता है कि x को भी और y को भी टच कर रहा, हो सकता है कि x एक्सिस को टच कर रहा, हो सकता है कि y एक्सिस को टच कर रहा। मतलब चारों पोजीशन अलग अलग बन सकती है। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए अभी इनिशियल स्टेज पर हमें इतना याद रखना है कि किस एक्सिस को टच कर रहा। तो कौन से एक्सिस को टच कर रहा? x एक्सिस को टच कर रहा। क्लियर ना? अब हमें इतना एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। जिस एक्सिस को टच कर रहा उस एक्सिस पर एक पतली सी स्लाइड बनाएंगे हम। समझ में आई बात? और वो स्लाइड कैसे रहेगी? वो स्लाइड रहेगी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, या बोल सकते कि पैरेलल टू y एक्सिस, और इसी बाउंडेड एरिया के अंदर रहेगी। ठीक, समझ में नहीं आई बात शायद? देखना फिर से और एक बार। मैं क्या बोल रहा हूँ? जो बाउंडेड एरिया रहेगा वो किस एक्सिस को टच करेगा? किस एक्सिस को टच कर रहा? तो हमने देख लिया कि x एक्सिस को टच कर रहा, तो फिर हमें x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना है। x एक्सिस को टच कर रहा तो फिर y एक्सिस पर नहीं डालना है परपेंडिकुलर। इस बाउंडेड एरिया के अंदर एक पतला सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स, देखिए
मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये इसका नाम y स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखना रेक्टेंगुलर बॉक्स वास्तव में देखा जाए तो रेक्टेंगुलर बॉक्स इस प्रकार से बनेगा। भाई इधर से तो फ्लैट दिख रहा आपको, यहाँ पर एक कर्व है, तो कर्व में क्या थोड़ा सा इधर से कोना बाहर निकला हुआ रहेगा और इस प्रकार से ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा। अब मैंने क्या बताया, छोटा सा कम चौड़ाई वाला, इसकी जो विड्थ है ना कितनी है, कम है, छोटी सी है। और छोटी सी को हमें मालूम है कि बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट को हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, डी एक्सेस से डिनोट करते हैं। डी एक्सेस से क्यों, एक से एक्सिस पर है इसलिए डी एक्सेस से डिनोट करेंगे। बात क्लियर है। अच्छा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट होगी कि नहीं, और इसकी हाइट हम सपोज कर लेते कितनी है, वाई हाइट है, वाई यूनिट हाइट है। ठीक, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो विड्थ कितनी है, dx है, और हाइट कितनी है, y है। क्यों y है, क्योंकि y यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी हाइट है, तो y हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा इतने बॉक्स का, इसका एरिया होगा y dx भाई लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और विड्थ जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका एरिया निकल आएगा। हमें एरिया इसका थोड़ा निकालना था, इसका थोड़ा निकालना था, किसका निकालना था, इतने का निकालना था। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, हम एक बाउंडेड करेंगे। कैसे बाउंडेड करेंगे भाई, कहाँ से ये पट्टी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई तो यहाँ तक गई। समझ में आई ना बात। भाई आपको ऐसे में कितने दूर चलना है, भाई ये पट्टी हमने छोटी सी बनाई लेकिन इसको कितना फैलाना है, कहाँ से फैलाना है, स्टार्ट करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसको बाउंडेड करना पड़ेगा, और बाउंडेड किया जाएगा उसको कैसे, इंटीग्रेशन से। कैसे किया जाएगा, इंटीग्रेशन से बाउंडेड किया जाएगा। और वहाँ पर हमें बताना होगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक है। हम यहाँ पर जो लिमिट रख रहे हैं ना, लिमिट में ये बताना चाह रहे हैं कि जो एरिया निकालना हमें कहाँ से लेके कहाँ तक का एरिया निकालना है। यदि आप यहाँ से अगर 0 लिख देते ना यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाता मालूम है, कि वो ये इतना एरिया निकाल लेता है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 से कहाँ तक, 4 तक, तो ये पूरा एरिया निकाल लेता है ये इतना। लेकिन ये वाला चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसलिए हम कहाँ से चाहिए, हमें 1 से चाहिए, तो 1 के आगे का एरिया हमें निकालना होगा। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अभी तो बात समझ में आने लगी होगी कि हम क्या बोल रहे हैं उसको, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। इसमें एक थोड़ा सा एक छोटा सा एरर दिखाई दे रहा है, गलती दिखाई दे रही, मिस्टेक दिखाई दे रही है। और वो मिस्टेक क्या है, आपने जो रेक्टेंगल बनाया था ना ये वाला, वो नीचे तो फ्लैट है, नीचे तो बिल्कुल ऐसा है कॉर्नर टू कॉर्नर, लेकिन ऊपर जो कर्व है ना वो इस प्रकार से आया है, ये कर्व तो इतना बाहर निकला हुआ है। ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें इस कॉर्नर पर डाउट हो रहा कि यार ये कॉर्नर हमारा डिस्टर्ब कर रहा। और जो प्रॉब्लम में आ रही थी हमें एरिया निकालने में, मेंसुरेशन वाली, वो ऐसे कॉर्नर के कारण आ रही थी कि कोई कर्व ऐसे आड़े टेढ़े रहते थे और हम उसमें रेक्टेंगल बना देते तो ऐसे कोई ना कोई एक कॉर्नर एक्स्ट्रा आ जाता था या छूट जाता था हमारा। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कॉर्नर को कवर करने के लिए यहाँ पर ये कर्व जो है ना वो तिरछा है ना ये वाला, तो तिरछे से हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को चेंज करते। देखिए कैसे, x इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, जहां पर डिस्टर्ब कर रहा वो क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 4√4x, y की वैल्यू क्या है, √4x या 2√xl बोल सकते हैं हम, dx। बस हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप, तो बाउंडेड एरिया इतना आ जाएगा। और क्यों आएगा ये इंपॉर्टेंट देखना, 2 को तो मैंने बाहर लिख दिया, x की पावर 1/2 है। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के रूल मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और बड़े सिंपल से इंटीग्रेशन है, बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भी इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। चूँकि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए आपका इंटीग्रेशन वाला पोर्शन पूरा क्लियर होना चाहिए, और नहीं है तो पहले आप इंटीग्रेशन वाला पोर्शन क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पूरा 100% समझ में आएगा। अदरवाइज हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखिए
2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, x की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। और 1 to 4, ठीक। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, और 1 से रेज़ टू दी पावर 3/2 और 1 to 4, और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 और 4 रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 3/2 और 4/3, और ये 2 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 8, तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 8 - 1 7 और 28 डिवाइडेड बाय 3। हो सकता है कि ये ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर यूनिट। देखिए ये स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि एरिया है ना ये, और जब एरिया रहेगा तो स्क्वायर यूनिट रहेगा, जो भी इसकी यूनिट रहेगी उसके अकॉर्डिंग एरिया रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 2 बातों को समझना है हमें, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखना, पहली बात तो मैंने क्या किया, बड़ा सिंपल तरीके से समझिए आप। मैंने क्या किया, ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। जब रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है dx और हाइट कितनी है y। तो क्लियर सी बात है कि हमें मालूम है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है विड्थ इनटू लेंथ होती है, तो ये हमने कर दिया एरिया। इतनी बात समझ लिए। अब हमें इसको बाउंडेड करना होगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक। तो हमने इसको बोल दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4, तो x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक ऐसा बाउंडेड कर दिया, ठीक है। अब क्या है, वो एरिया क्या करेगा, इसके इधर का और इसके इधर का, इसके इधर का और इसके इधर का ही एरिया निकालेगा। ये वाला एरिया नहीं निकालेगा, ये नहीं निकालेगा। कहने का मतलब इसके इधर का छोड़ देगा, इसके इधर का छोड़ देगा, बीच वाला एरिया निकल रहा, ऐसा बाउंडेड कर दिया। फिर उसके बाद में उसको ऐसे में भी तो बाउंडेड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कर ही दिया हमने कि भाई इसकी हाइट कितनी है y है, लेकिन हाइट जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, ये कर्व के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर कर्व में y की वैल्यू क्या है 2√x। तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि y की जगह ये वाला यूज़ किया ना, भाई ये इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे का एरिया निकालना है। और कहाँ तक का एरिया निकालना है, x से एक्सिस तक का एरिया निकालना है। तो इसलिए इधर से भी बाउंडेड कर दिया, इधर से भी बाउंडेड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। क्यों निकला उसका कारण हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, ठीक है। तो इस प्रकार से एरिया इसका फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ बातें हैं, और वो बात क्या है, मान लिया जाए कि हमारे पास में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये ऐसा डायग्राम है, ये एक डायग्राम ये है और एक ये है। इसका नाम है y² = x और इसका नाम है x² = y, ऐसा है, ठीक है। बाउंडेड एरिया कौन सा, ये वाला है। क्लियर सी बात है कि 2 कर्व है, एक कर्व ये था और एक कर्व, हालांकि ये क्या है मैक्सिमम अपने को नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना पड़ेगा, तो इस पर हम अभी डिस्कशन ना करें, ठीक है। ये क्योंकि अभी और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, पहले इसी पर और थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं हम। हमेशा जो भी कर्व की बात करते ना, मैंने क्या बताया, ये जो स्ट्रिप बनाने का जो रूल है, इसका रूल है एक, और वो रूल क्या है ये समझिए आप। स्ट्रिप किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो याद रहे कि y एक्सिस के पैरेलल वाले कर्व को छोड़कर सारे कर्व को इसने क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात देखना फिर से और एक बार। मैंने क्या बोला, आपके पास में ये जो बाउंडेड एरिया है इसमें कितने कर्व दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये है, x एक्सिस भी तो कर्व है ना, y = 0 बोलते हैं इसको। एक ये है, एक ये है और एक ये है। भाई जो बाउंडेड एरिया है उसको कितने लोगों ने कवर किया, 1 2 3 4 लोग, मतलब कर्व ने, है ना। अच्छा, जो स्ट्रिप बनाएंगे x एक्सिस पर बनाया तो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर स्ट्रिप बनाएंगे। इस स्ट्रिप की एक खासियत होती है कि ये y एक्सिस के पैरेलल वाले कर्व को छोड़, वाला पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, उसको छोड़कर बाकी के सारे कर्व को टच करना चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट पर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और अभी मैं यहाँ पर एक कर्व बना भी रहा हूँ। देखना, ये वाला जो डायग्राम बनाया था वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मान लिया जाए कि हमारे पास में एक पैराबोला है और एक यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा है।
और बाउंडेड एरिया, जो भी कंडीशन है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में बोला है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया को फाइंड करिए आप। अब आप ये देखिए कि ये जो ये वाला एरिया है, ये एरिया कौन से एक्सिस पर बना हुआ है, कौन से एक्सिस पर बना है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कौन से एक्सिस पर बना है? तो आप बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पर बना है ना, तो ये एक्स एक्सिस पर पूरा बाउंडेड एरिया है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसके नाम भी लिख लेता हूँ, इसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इसका नाम है एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऐसा मैंने डायग्राम भी मतलब उसके नाम भी लिख दिया। दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी पता चल जाएगा। इस कर्व को और इस कर्व को सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी पता चल जाएगा, ठीक है। और इसका तो मालूम ही है हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 0 0 है, मतलब ओरिजिन है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई क्या? फिर से और एक बार शार्ट में मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में नया क्वेश्चन है कोई, और उस क्वेश्चन में बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक सर्कल है, बना दिया सर्कल। एक है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है, ये बना दिया पैराबोला का डायग्राम, ठीक। अब दोनों से जो बाउंडेड एरिया है छोटा वाला ये वाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा बोल दिया जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो वाला हमें फाइंड करना है। वैसे तो ये भी है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फाइंड करना है। हमने क्या बोला था, इसका नाम दे दो, तो ओ ए बी वगैरह इसके नाम दे दिए हमने, ठीक है। इस कर्व के आसपास जितने भी है इसका भी नाम आप चाहो तो एक्स वाई इक्वल टू 0 करके इसका भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। जब एक्स एक्सिस पर है तो आपको स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, एक पतली सी जो बनाई थी हमने वो बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर। मैंने बना दी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, बना दी। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट के बिना अब एक्सरसाइज नहीं बनना है। क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने एक स्ट्रिप बना दी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर। एक रूल आपको याद होगा, मैंने यहां पर क्या बोला था कि ये कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल वाले कर्व को छोड़कर सभी को टच करना चाहिए। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सा कर्व है, कोई नहीं है। देखिए एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, कोई पैरेलल दिखाई दे रहा क्या? ये तो कर्व है ना, पैरेलल कहाँ है, ये नहीं है। तो मैंने जो ये स्ट्रिप बनाई ना, यहाँ पर मैंने बनाई वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, लेकिन ये छूट गया। ये बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई भाई, समझ में आई बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की कि वाई एक्सिस के पैरेलल वाले कर्व को छोड़कर सबको टच करना चाहिए, और कर रही क्या? नहीं कर रही। तो ये यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर सॉरी अभी नहीं, अगर मैं स्ट्रिप को यहाँ से अगर बनाऊं तो देखिए इसको नहीं बनाऊं तो इसको टच कर रही लेकिन ये छूट जा रहा, अगर यहाँ से बनाऊंगा तो इसको टच कर रही, ये छूट जा रहा, इसको तो दोनों केस में टच कर रही है। तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे हम, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल देंगे, और परपेंडिकुलर डालने के बाद में हमारे पास में बाउंडेड एरिया 2 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। जब इस बाउंडेड एरिया में हम वैल्यू निकालेंगे तो ये स्ट्रिप काम करेगी, और इसको भी टच कर रही, इसको भी टच कर रही, और इस बाउंडेड एरिया में इसको भी टच कर रही, इसको भी टच कर रही, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 एरिया बन जाएंगे। तो इस एरिया प्लस ये एरिया को ऐड करेंगे तो फिर हमें एरिया पता चल जाएगा, जो बाउंडेड एरिया है वो पता चलेगा। और कैसे करेंगे वो क्वेश्चन के साथ में करेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसी प्रकार से और भी कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। एक कर्व दिया हुआ है, कर्व क्या सारे स्ट्रेट लाइन दी हुई है, और इससे बाउंडेड एरिया हमें यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि फाइंड करने की बात की गई है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर निर्देशांक तल बनाते, कार्टेशियन प्लेन बनाते, x डैश और y डैश। ध्यान देना इधर y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, इस टाइप से नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। इसके साथ में बोला है कि x इज इक्वल टू -1, मान लिया जाए कि x इज इक्वल टू -1 यहाँ पर है, तो एक ये लाइन बन गई,
और 1 से इक्वल टू 2, तो सपोज करें कि 2 ये यहाँ पर है, तो ये इस प्रकार से लाइन बन गई। ठीक है, तो दोनों से ये इनसे क्या करना है हमें, और 1 से एक्सिस, इसके साथ में बोला है एक्स एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन में मान लिया जाए कि ऐसा कहा गया, और एक से एक्सिस भी हम यहाँ पर बना देते। ध्यान देना इधर, 1 से एक्सिस और ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और 1 से एक्सिस और ये वाली लाइन, तो इनसे मिलकर कौन सा बाउंडेड एरिया है, तो बाउंडेड एरिया एक तो ये दिखाई दे रहा और एक ये वाला एरिया दिखाई दे रहा। ठीक है, बात क्लियर है। एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट वाली बात हम यहाँ पर इस सिचुएशन के हिसाब से करेंगे। देखना, हाँ, हमें ये मालूम है कि ये वाला और ये वाला बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना है। और एक बार क्वेश्चन की थीम समझते हैं हम। हमें बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन ये है, क्या नाम है इसका, y इक्वल टू एक्स, और एक स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, और एक स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 2, और एक क्या है, x एक्सिस है। और इनसे सबसे बाउंडेड, या तो बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू 1, और ये दोनों से बाउंडेड एरिया जो है वो उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया ऐसा है कि जो कि इससे बाउंडेड है, ये क्या है, इसका ओरिजिन है। अब ये बताइए कि ये जो बाउंडेड एरिया है वो किस एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये वाला एरिया तो x एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, ऊपर की ओर y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये वाला जो एरिया है वो वाला भी क्या है, x एक्सिस पर ही बना है, लेकिन नीचे साइड में है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब x एक्सिस के ऊपर बना हुआ है तो x एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर एक स्ट्रिप बनाते हैं, और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी रहेगी, dx रहेगी, और हाइट कितनी है, y है। क्यों, क्योंकि y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसकी हाइट कितनी है, y है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, और वो ऐसी क्या बात है कि जिसमें कंफ्यूज होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाला। देखना, इसका इस स्ट्रिप का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx, मतलब इसकी हाइट इंटू विड्थ, तो y dx हो गया। अच्छा, इंटीग्रेशन आप इतने बाउंडेड एरिया में, x की सबसे कम वैल्यू कितनी है, तो 0 है, तो x की सबसे कम वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब इसको ऐसे में भी तो बाउंडेड करना पड़ेगा ना, तो x की सबसे कम वैल्यू 0 और सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्लस ये वाला एरिया ऐसे निकल आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी जब x एक्सिस पर ये बाउंडेड एरिया है तो ये स्ट्रिप बनेगी, ऐसी बनेगी ना, x एक्सिस पर ही तो स्ट्रिप बनना है। तो इसकी विड्थ कितनी मान लेते हैं हम, dx, और हाइट कितनी मान लेते हैं, तो हाइट सपोज करेंगे -y, हाइट कितनी हो जाएगी, -y हो जाएगी। तो -y क्या होगी भाई, नीचे क्या है, नेगेटिव y एक्सिस है, और जब नेगेटिव y एक्सिस है तो इधर का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या हम देखेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, -y लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ -y dx, समझ में आई बात। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इस बाउंडेड एरिया में x की सबसे कम वैल्यू कितनी है, तो -1, और सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो कितनी है, 1 है। तो -1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रिप जिसको टच कर रही है वहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके 2, और y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा, x dx प्लस, और ये -1 to 0 है ना, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से लेके 0, और ये माइनस, और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी यही वाला तो कर हुआ है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dx, क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 2, और 0 to 2, और माइनस इसका क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 2, और -1 to 0। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, माइनस अपर लिमिट रखेंगे तो 0, और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया, इज इक्वल टू 2, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और -1 का स्क्वायर प्लस, और +1/2, और इसको लिखा जा सकता 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात समझ में आई ना। ओवरऑल हमें इतनी बात याद रखना है
कि जब भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कंसीडर करना है। हमने यहाँ पर माइनस वाई रखा, क्यों रखा, क्योंकि वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर डायग्राम बन रहा। फिर से और एक बार देखना, यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई कर्व दिया है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं डायग्राम बना रहा हूँ। y इजिकल टू एक्स स्क्वायर मतलब किधर बन गया डायग्राम, ये वाला बन गया, ठीक, इतना बन गया। और हमें बोला है कि y इजिकल टू 0, y इजिकल टू 4 और इतना हमें यहाँ पर बोला है। इनसे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना है। इससे बाउंडेड एरिया मतलब आप देखेंगे तो कौन से एक्सिस के ऊपर बाउंडेड एरिया है, एक तो ये वाला बाउंडेड एरिया और एक ये वाला बाउंडेड एरिया है, और दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। और जब सिमेट्रिक है तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, दोनों एरिया इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों एरिया इक्वल है तो हम क्यों माथापच्ची करें, दो बार क्यों निकालें उसको, तो हम क्या करते, केवल इसका एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे। समझ में आई ना बात। कौन से एक्सिस पर है बाउंडेड एरिया, वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम स्ट्रिप बनाएंगे। तो हमें क्या देखना है कि किस एक्सिस के ऊपर है। जब वाई एक्सिस पर स्ट्रिप बनाएंगे तो ये इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, dy, और ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1 से हो जाएगी। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 1 से dy और इंटीग्रेशन, और इसकी लोएस्ट जो वैल्यू है y में 0 और ये 4, तो ये कितना है y इजिकल टू 4 और ये क्या है 0, तो 0 से लेके 4। x की वैल्यू क्या है, तो इस कर्व से हम y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है तो इस कर्व से x की वैल्यू रख देंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो x के लिए सॉल्व करना है हमें, y एक्सिस के ऊपर रहेगा तो y के लिए सॉल्व करना है। और एक कंडीशन यहाँ पर ये बन गई कि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा तो -y उसको कंसीडर करना है। ये एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और इसी बेस पर जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझा है, इसी बेस पर अगर ये बेसिक बहुत अच्छे से है तो ठीक है, और नहीं आया फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप इस बेसिक को और एक बार देख सकते हैं, और देखने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, बड़े आसानी से समझ में आने वाली है। फिर भी हम एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी पहले एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में आपको एडवांस एक्सरसाइज मिलेगी। पहले एक बार देख लीजिए और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स। देखिए यहाँ पर हम ये सबसे पहला काम तो ये देखेंगे कि हमें जो कर्व या लाइन जो दी हुई है या कंडीशन दी हुई है वो क्या क्या कंडीशन हमें दी हुई है देखेंगे। फिर से और एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, जो कर्व दिए हुए है, फर्स्ट कर्व तो है वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स, सेकेंड लाइन्स दी हुई है एक्स इजिकल टू 1 एंड एक्स इजिकल टू 4 एंड एक्स एक्सिस भी बोला है, एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इतनी बातें जो भी कर्व और लाइंस और क्वाड्रेंट और एक्सिस दी हुई है, ये सबसे मिलकर जो बाउंडेड एरिया है उसका हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो ध्यान देना, इधर बाउंडेड कैसा रहेगा, बाउंडेड का मतलब मान लिया जाए कि ये कुछ कर्व है हमारे पास में, देखिए इस प्रकार से कर्व है, तो बाउंडेड का मतलब ये हो गया कि ये वाला एरिया बाउंडेड है। और बाउंडेड कब बोलेंगे भाई, जितने भी कर्व दिए, एक तो कर्व ये दिया, एक मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पर बनाया, ये वाला कर्व लाइन है, ये वाली लाइन है, ये कर्व, ये वाला कर्व दिया हुआ है यहाँ पर। ये एरिया एक ऐसा एरिया है कि जितने भी गिवन कर्व्स है सबको ये टच कर रहा, दूसरी से तो हम बोलेंगे ना बाउंडेड एरिया। तो जो भी एरिया रहेगा वो सबको टच करना जरूरी है, वही वाला क्या रहेगा, इसका बाउंडेड एरिया रहेगा। देखिए एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप हमें समझना होगा। पहली स्टेप तो ये समझना होगा कि जितने भी कर्व दिए, किस कर्व का या किस लाइन का डायग्राम कैसे बनेगा। उसके बाद में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम से बाउंडेड एरिया कौन सा है, और फिर उसके बाद में हमें उसको बाउंडेड एरिया फाइंड करना होगा। थोड़ा सा हम बेसिक को कवर करते हुए क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा,
लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझेंगे, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होने वाले हैं और सेम इसी प्रकार से आगे चलने वाले। ध्यान देना इधर, पहला काम तो ये है कि हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कर्व को ट्रेस करते हैं। कहने का मतलब ये है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है, ये बन गया, ये बन जाएगा इसका ओरिजिन बन गया। अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देखिए हमने कर्व पढ़े थे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सारे पैराबोला है, लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन कैसे है, हमें ये देखना होगा कि पावर 1 किसकी है। यहाँ पर एक्स और वाई में 1 पावर किसकी है, तो एक्स की पावर 1 है, पॉजिटिव एक्स है ना, पॉजिटिव एक्स है, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इस प्रकार से बनेगा और एक्स एक्सिस के साथ में क्या रहेगा, ये सिमेट्रिक रहेगा। कहने का मतलब जो ऊपर डायग्राम बना है सेम डायग्राम नीचे भी रहेगा, ठीक है। यदि ये होता माइनस एक्स तो नेगेटिव डायरेक्शन में बनता है एक्स एक्सिस के। यदि ये होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता, और ऐसा होता तो इस प्रकार से y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में बनता, और इसका जो वर्टेक्स रहेगा वो ओरिजिन पर रहेगा। क्लियर, 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन उतने बारीकी से हमें नहीं यहाँ पर करना है, बस रफ एक डायग्राम यहाँ पर बनाना होता है, ठीक है। ये बना दिया हमने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसके बाद में कौन है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स में 1 कहाँ पर है, ये यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर ये 1 है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद में एक्स इज इक्वल टू 4, तो सपोज करें कि 4 ये यहाँ पर है, तो एक्स इज इक्वल टू 4 क्या हो गया, ये यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, अब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को मैं अभी हाईलाइट कर लेता हूँ, ये क्या हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब इसमें जो बना है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ध्यान देना इधर, सबसे पहला कर्व हमने ये बनाया था, तो इस कर्व का बाउंडेड एरिया कौन सा है, इधर इनफाइनाइट तक, इधर इनफाइनाइट तक, ये वाला पूरा बाउंडेड एरिया है। सेकेंड कर्व बनाया हमने ये वाली लाइन, और फिर उसके बाद बनाई ये लाइन। इसका मतलब अभी तक ये तीनों मिलके बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये वाला। देखिए ये वाला अगर लाइन नहीं है तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ऐसा है कि जो इस लाइन को टच नहीं कर रहा। देखिए तो ये वाला एरिया क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है बात, अभी फिर से और एक बार देखेंगे हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पर है, तो इधर है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बाउंडेड एरिया वो ये वाला बाउंडेड एरिया हमें मिल गया। और एक बार शार्ट में समझेंगे हम, ध्यान देना इधर, ये जिस पर मैंने राइट का टिक लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ये एरिया ऐसा है कि जितने भी बाउंडेड कर्व जो जितने भी कर्व दिए हुए हैं, तो सभी कर्व को ये क्या कर रहा, टच कर रहा क्या टच। देखिए फिर से ये वाला जो एरिया है इसको भी टच कर रहा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कर रहा, एक्स इज इक्वल टू 1, ये देखिए एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4, और एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, वाई इज इक्वल टू 0, इसको भी टच कर रहा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना ही है। क्लियर, तो ये एरिया एक ऐसा एरिया है कि जो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, बाकी के कोई भी एरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखना ये अगर एरिया लिया जाए तो सारे कर्व को तो टच कर रहा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं इसको लूँ इस एरिया को, तो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, लेकिन इस एक्स इज इक्वल टू 4 को टच नहीं कर रहा। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो एक्स इज इक्वल टू 4 को भी टच नहीं कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं है। तो कितना सिंपल है, हमें ये चेक करना होगा कि जितने भी कर्व या लाइंस गिवन है वो सारी लाइंस उस एरिया को टच करना चाहिए, तो वही बाउंडेड एरिया हो जाएगा। क्या क्या बताया था हमने, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, कर्व को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से कर्व दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसा हमने बेसिक में पढ़ा है उसके हिसाब से क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम भी बना दिया हमने। उसके बाद जो भी बाउंडेड एरिया है उसके आसपास सभी कर्वों के नाम लिखना है, तो ये देखिए मैंने सभी कर्वों के नाम लिख दिए। अब इसको नाम दे देते A B C, और ये क्या हो जाएगा इसका, ये
डी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर ए बी सी डी जो है उसका एरिया फाइंड करना है और वही क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया ए बी सी डी इज मेड बाय द कर्व, इज मेड बाय द कर्व। कौन से कर्व मिलके बना है? एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से एंड लाइन्स एक्स इज इक्वल टू 1 से एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन गिवन था वही का वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। केवल यहाँ पर चेंज क्या किया, हमने केवल ये बताया कि ए बी सी डी जो है वो बाउंडेड एरिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाउंडेड एरिया होगा। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू बाउंडेड एरिया ए बी सी डी। ठीक है, ये वाला बाउंडेड एरिया हो जाएगा। अब जो हमने बेसिक में बताया, डिस्कशन किया है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, पहला काम तो यहाँ पर और एक बार रफ समझ लेते हैं हम। हमारा एक्चुअल डायग्राम इस प्रकार से कुछ बना हुआ है यहाँ पर, है ना, इस टाइप से, और ये वाला बाउंडेड एरिया यहाँ पर है जिसको हमें फाइंड करना है। पहली बात तो ये देखिए कि ये वाला जो बाउंडेड एरिया है, वो किस एक्सिस पर रखा हुआ है। कौन से एक्सिस पर रखा हुआ है? तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। क्यों वाई एक्सिस पर है? वाई एक्सिस तो दूर है, वाई अगर ये होता तो एक्स एक्सिस पर ही होता। ठीक है, वाई एक्सिस पर नहीं है कुल मिला के यहाँ पर ना, एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है। ठीक है, जिस भी एक्सिस के ऊपर रखा है उस पर परपेंडिकुलर एक स्ट्रिप बनाएंगे। एक स्ट्रिप हमें यहाँ पर बनाना है। अब स्ट्रिप क्यों बनाना है, जो हमने बेसिक में समझा था उसी बात पर हम फिर से और एक बार डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान देना इधर, स्ट्रिप इसलिए बनाना है कि ये वाला जो पूरा बाउंडेड एरिया है ना, ये वाला पूरा जो बाउंडेड एरिया है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये वाला जो बाउंडेड एरिया है ना, बिल्कुल एकदम पतला सा एक स्लाइड, इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर एक स्लाइड है। ठीक है, और स्लाइड किस प्रकार से है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्लाइड है ना, स्लाइड की विड्थ जो है वो एक्स एक्सिस है ये, तो जो विड्थ है वो कितनी है, डी एक्स है। डी एक्स बिल्कुल बहुत छोटी सी एक विड्थ है इसकी, और इसकी हाइट है, तो हाइट क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो कितनी होगी, वाई होगी। तो क्लियर सी बात है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है हमें। थोड़ा सा इस कर्व के कारण यहाँ पर रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता है, लेकिन हमने इसीलिए उसको रेक्टेंगुलर कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि जो इसकी विड्थ है वो बिल्कुल छोटी सी है। जब छोटी सी है, बिल्कुल पतली सी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, ये रेक्टेंगुलर में नीचे तो रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा कर्व है। जितना हम छोटा इसको बनाते जाएंगे तो वो जो एरर है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो स्लाइड है वो एकदम पतली सी है, जिसकी विड्थ कितना है, एक्स है, डी एक्स है, और हाइट कितनी है, वाई है। क्लियर? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हमें मालूम है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इंटू हाइट, या तो बोल सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो क्या जो रिक्वायर्ड एरिया है पूरा निकल गया? तो बिल्कुल नहीं निकला। अभी यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसका इतने का एरिया निकालना था, इतने का एरिया हमें निकालना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये बोला कि हमने एक छोटी सी एक स्ट्रिप ली और उसका एरिया क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स होगा। ठीक है, अब अगर इस स्ट्रिप को अगर हम इस प्रकार से फैलाए, इस प्रकार से इसको आगे की ओर फैलाए, क्योंकि हमें तो पूरा एरिया निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि एक्स में ये जो बाउंडेड एरिया है, इस बाउंडेड एरिया में एक्स की सबसे कम वैल्यू कितनी है। फिर से और एक बार, किस एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। तो जो छोटी सी कंसीडर की थी हमने इसकी लेंथ या विड्थ,
तो इस विड्थ को हम क्या बोल सकते हैं कि जो बाउंडेड एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो एक्स की वैल्यू सबसे कम क्या है, यहाँ पर 1 है, और एक्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये जो इसकी विड्थ है 1 से लेके गई हुई है। तो इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू 1 to 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा एरिया इसका निकल आएगा। क्यों निकल आएगा इसको भी एक बार शॉर्ट में हम समझते हैं। ध्यान देना इधर, आपने इसको बाउंडेड किया कहाँ से कहाँ तक, एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके एक्स इज इक्वल टू 4 तक। देखिए ध्यान देना इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है, ये ऐसा आपने इसको बता दिया है, ठीक है ना। कहाँ पर बताया, ये यहाँ पर उसको बाउंडेड कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर ये भी बता दिया कि ये वाला जो है ये कर्व, यहाँ से लेके एक्स एक्सिस से लेके कर्व तक का एरिया निकालना है। वो कैसे बताया, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर y लिखा है, तो y की वैल्यू आपको इस कर्व से लेना है, y की वैल्यू इस कर्व से लेना है, तो यहाँ से ये बाउंडेड हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, फिर से और एक बार। भाई आपने क्या किया, आपने भाई मैथ्स में कैसे बताएंगे कि हमने जो एरिया निकालना है वो कैसे हम बाउंडेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेके 4 हमने यहाँ पर बता दिया कि ये इसके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर कंडीशन दे दी। अब इसको इधर से भी तो बाउंडेड करना पड़ेगा, तो इधर से बाउंडेड करने के लिए इस कर्व की हेल्प लेंगे और यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। देखिए इस कर्व से y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स dx, और ये क्या हो जाएगा 1 to 4। कर लिया ना हमने, इधर से भी बाउंडेड कर दिया, इधर से भी बाउंडेड कर दिया। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसको अगर प्रॉपर तरीके से आपने समझ लिया तो ये मान के चलिए कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ ध्यान देना, 1 to 4 है, रूट एक्स है, dx है। अब इसका इंटीग्रेशन करते तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3/2 और 1 to 4। मेरे ख्याल से यहाँ पर इंटीग्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे आया, क्योंकि हमने बहुत बड़ा एक चैप्टर पढ़ के आए हुए और उसमें हर प्रकार का इंटीग्रेशन का सम लिया हुआ है, हर टाइप की प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी बातों को हमने वहाँ पर समझा है। एक्स की पावर कितनी है 1/2, तो एक्स रेज़ टू दी पावर n का फार्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 है ना। इसकी जो पावर है 1/2, उसमें 1 को ऐड कर दिया और वही क्या आ गया, नीचे भी आ गया। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 और एक्स की पावर 3/2 और 1 to 4 है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, 4 रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 3/2 और इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 2 और होल रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस 1, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 8 माइनस 1 और इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 3, तो इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा, एरिया है ना भाई, जब एरिया है तो स्क्वायर यूनिट ही आएगा इसका। और 14 डिवाइडेड बाय 3 हमें सेंटीमीटर मीटर या ऐसी यूनिट तो दी नहीं है, इसलिए स्क्वायर यूनिट हम यहाँ पर लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल काम है। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, पहला काम चाहे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें से कर्व को आइडेंटिफाई करना है, लाइंस है तो लाइंस को आइडेंटिफाई, जो भी कंडीशनें दी है उसको अलग से आप रफ पर लिख लो, ऐसा कर सकते हैं। सबको ट्रेस करना है और कैसे करना है तो हमने बेसिक में पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें ट्रेस करना है, बहुत ज़्यादा इसको सजाना नहीं है कि हाँ, लेकिन रफ डायग्राम सही बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पैराबोला बना और हमने हाइपरबोला बना दिया। ठीक है, हो सकता है कि एक्स एक्सिस में दिया है आपने वाई एक्सिस में बना दिया, तो गलत बात है। ठीक है, डायग्राम सही बनना चाहिए, लेकिन रफ डायग्राम बनाना है, ऐसा खूब माप तोल के नहीं बनाना है। एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 और ये ऐसा हमने डायग्राम बना दिया। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बाउंडेड एरिया है, उसको हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट कर देंगे मतलब उसका नाम दे देंगे। उसके आसपास के जितने भी कर्व है सारे कर्वों के नाम लिख देंगे कि एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज वाई इज इक्वल टू 0 और इस प्रकार से सबके नाम यहाँ पर हमने लिख दिए। अब नाम भी लिख दिए। अब हमें क्या करना है, एक पतली सी स्ट्रिप बनाना है। अब जो पतली सी स्ट्रिप बनाएंगे वो कहाँ पर बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है।
तो पतली सी जो स्ट्रिप बनाएंगे वो ये देखना है हमें कि ये जो एरिया बाउंडेड एरिया कौन से एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर है, और जब एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बना देंगे। तो हमने इस प्रकार से एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप बनाई और इसको बाउंडेड कर दिया 1 से 4 और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड दी एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्व क्या दिए हुए है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। सेकेंड लाइन दी हुई है एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, और इस साथ में बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में भी यही दिया था, यहाँ पर 1 था शायद, यहाँ पर 4 था, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतनी तो कंडीशन पिछली बार भी थी। यहाँ पर भी पैराबोला पिछले बार दिया हुआ था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और अभी भी पैराबोला दिया और सेम सिचुएशन वाला दिया। कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ ही साथ में x की पावर 1 है, मतलब x पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला है। देखिए डायग्राम एक एक करके बात करेंगे। पैराबोला बनाएंगे पहले हम, ये एक्स एक्सिस, एक्स डेस और y और y डेस। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, इसका मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ रहेगा, ओरिजिन पर रहेगा, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इस प्रकार से बनेगा। आपने देखा होगा कि पिछला भी डायग्राम हमने ऐसे ही बनाया था, जबकि वहाँ पर क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, और यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। एग्जैक्ट डायग्राम ऐसा ही बनाया हमने। मैंने जैसा कि बताया कि आपको एग्जैक्ट डायग्राम इसका नहीं बनाना है, आप रफ डायग्राम बना सकते हैं, बस इसका वर्टेक्स कहाँ पर है और किस डायरेक्शन में बन रहा, इतनी बात, और सिमेट्रिक किस एक्सिस के अबाउट है, ये बातें हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी रफ डायग्राम आप बना सकते हैं। तो ये तो हमने बना दिया है यहाँ पर, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। सपोज करें कि x की वैल्यू 2 यहाँ पर है और x की वैल्यू 4 यहाँ पर है, तो देखिए आप देखेंगे कि ये वाला डिस्टेंस इससे हाफ नहीं है ना, इसकी अपेक्षा ये हाफ नहीं है, लेकिन हमने जैसा बताया कि एक रफ डायग्राम बनाना है तो ऐसा चलेगा, एग्जैक्टली वो नाप तोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों बन गए। इसके साथ में एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है, तो एक्स एक्सिस तो ये हो गया और ये ओरिजिन हो गया, और इसी के साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, बाउंडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये और ये लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब दोनों में से यदि हम ये वाला एरिया लेते हैं तो इस एरिया में इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा, इसलिए ये वाला एरिया कैंसिल हो जाएगा। मतलब बाउंडेड एरिया ये होगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x को भी टच कर रहा, ये वाला एरिया, एक्स इक्वल टू 2 को भी टच कर रहा, एक्स इक्वल टू 4 को भी टच कर रहा, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा, वाई इक्वल टू 0 को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बोला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। तो इसका मतलब हमारा जो बाउंडेड एरिया होगा वो क्या होगा, ये होगा। क्लियर। हमने क्या डिस्कशन किया था पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहला काम जो कर्व दिए हुए है कर्व को आइडेंटिफाई कर दिया है हमने, और उसको यहाँ पर ट्रेस कर दिया। ट्रेस करने के बाद में ये देखना है कि इसका बाउंडेड एरिया कौन सा है, तो ये हमें मिल भी गया कि ये बाउंडेड एरिया है। इस बाउंडेड एरिया के आसपास के कर्वों के हमें यहाँ पर नाम लिखना है। देखिए हमने आसपास के सारे कर्वों के नाम लिख दिए जो जो हमने बनाया। इसके बाद में इस बाउंडेड एरिया का नाम भी दे देना है, ए बी सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। अब ये हो गया अपना आधा काम यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो बाउंडेड एरिया है कौन से एक्सिस के ऊपर बना है, ये वाला, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्स एक्सिस इससे टच है, यानी कि एक्स एक्सिस पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जिस एक्सिस पर बना है उस पर परपेंडिकुलर एक पतली सी एक स्ट्रिप बना देते हम। ठीक है, ये पतली सी स्ट्रिप बना देते, और हम ये मान लेते हैं कि इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी है, एक्स एक्सिस पर बनी है इसलिए डी एक्स है, और इसकी जो हाइट है वाई एक्सिस के पैरेलल है इसलिए वाई है। ठीक है, इसका मतलब इस छोटी सी स्ट्रिप का जो एरिया होगा वाई डी एक्स होगा। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, जो इसका एरिया निकालना है, लेकिन स्ट्रिप इतने ही स्ट्रिप का एरिया थोड़ी निकालना है,
ये तो ठीक है कि इसकी विड्थ dx है और हाइट y है, ये तो ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेक्टेंगल का एक फार्मूला यहाँ पर बन जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ में ये स्ट्रिप की विड्थ इतनी नहीं है, इसकी विड्थ कितनी होना चाहिए, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक करना है इसको सॉल्व। तो इसको बाउंडेड करना होगा हमें उसके लिमिट से, ठीक है। तो सारी कहानी हम यहाँ पर लिखेंगे और बाउंडेड कैसे करना होगा, x इक्वल टू 2 से लेके 4 तक हमें एरिया निकालना होगा। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। बाउंडेड एरिया जो काम किया उसकी थ्योरी लिख देते हैं हम। बाउंडेड एरिया मेड बाय द कर्व, मेड बाय द कर्व, मेड बाय द कर्व। कौन सा कर्व है भाई, ये सारे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो सारे कर्व के यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एंड दी x एक्सिस या y इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इज A B C D, ये वाला क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, बाउंडेड एरिया हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये ऐसा डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, y dx और x इज इक्वल टू 2 से लेके 4। ये याद रखना यहाँ पर कि किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर लिमिट हमेशा x की ही रहेगी, बस इस बात का खास करके ध्यान रखना है। और स्वाभाविक सी बात है कि आपने स्ट्रिप की विड्थ जो है वो कितनी कंसीडर की थी, dx कंसीडर की थी। जो x एक्सिस है तो x एक्सिस में सबसे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर ऐसा कंसीडर करना है। देखिए जब dx है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x की टर्म होना चाहिए। तो y, तो इसमें जो ये बाउंडेड एरिया में जो कर्व बना हुआ है उस कर्व की इक्वेशन से, इस कर्व की इक्वेशन से हमें y की वैल्यू इसमें रखना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से लेके 4 हो गया और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3√x और dx। सही है क्या, देखिए ना, y इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, तो 3 हो जाएगा, 3 और x प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 3x। लेकिन हमने पॉजिटिव ही क्यों कंसीडर किया, पॉजिटिव इसलिए कंसीडर किया कि ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी। इज इक्वल टू 2 से 4 और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ ना मैं, अब काम हो गया अपना। तो 3 तो ये लिख दिया और x रेज़ टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और 2 से लेके 4, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 2/3 और x रेज़ टू दी पावर 3/2 और 4 से लेके 2 से लेके 4, 3 से 3 कैंसिल तो 2 बचा। और यहाँ पर लिखेंगे हम वैल्यू 2 या 4 रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस 2 रेज़ टू दी पावर 3/2। देखिए ये क्या हो गया, 3/2 तो 2 ये तो सही है, 3 से 3 कैंसिल है। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर इतना हो गया, इसको लिखा जा सकता 2 और 2 की पावर 3 है ना। 2 की देखिए 2 की पावर 2 हो गई है और 2 से 2 कैंसिल तो 2 की पावर क्या बची, 3 बच गया, माइनस 2 की पावर तो 2√2 हो गया है ना, 2√2, ये 8 और माइनस 4 तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 8 तो 16 ना, 16 और माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात समझ में आई ना। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन हुआ, इसका हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एरिया निकालना था इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। लास्ट में आपको अगर एक लाइन में लिखना है, हेंस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज 16 - 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।